अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये समय रहता है किसान की बात कार्यक्रम का। और आज मैं हूं आपके साथ दीपिका, और मेरे साथ हैं संजय। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि फल और सब्जियां जो हमारे आहार का बहुत ही विशेष महत्व रखती हैं, हमारे आहार में हमें पोषक तत्व प्रदान करती हैं, तो आज हम एक खास फल के बारे में बात करेंगे। और जहां तक देखा जाता है, खेती और खपत में संतुलन बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है, उत्पादन पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आम यानी कि फलों के राजा आम की बात करेंगे, यानी कि आम में समसामयिक कार्य पर आज हम बात करेंगे। और हमारे विशेषज्ञ हैं आज डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से, और ये आम के विशेषज्ञ हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब, आपका स्वागत नमस्कार कार्यक्रम में। और जैसा कि मैं आपको जो है आज का विषय बता चुकी हूँ, और आपके कॉल्स आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम में, ताकि आप अपने प्रश्न पूछें और हमारे विशेषज्ञ आपके प्रश्नों का जवाब दे। तो संजय, हमारे फोन नंबर्स क्या है? जी हाँ, अगर आप हमें फोन करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर है 23421089, और हमारा दूसरा नंबर है 23421081। जो दिल्ली के बाहर के श्रोता हैं वो 011 लगाना नहीं भूले। हमें आपके फोन कॉल्स के इंतजार है। और कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर साहब हम इस सवाल के साथ करते हैं कि आम में मंजर निकलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, तो इस अवस्था में बाग का प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं? हाँ, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। खास तौर पर देखा जाता है कि हमारे जो आम के बागवान हैं वो अपने बागों के बारे में तभी सचेत होते हैं जब उनमें फूल आता है या फल लगता है। बाकी समय वो अपने बागों की थोड़ी उपेक्षा करते रहते हैं, और यह समय आम से अच्छी फलत लेने के लिए, गुणवत्ता युक्त फलों को प्राप्त करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में वातावरण में तापमान में काफी उतार चढ़ाव भी देखा गया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ बीमारियां हैं जिनका प्रकोप बागों में बढ़ जाए, तो उनके प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर पाउडरी मिल्ड्यू है, जिसे चूड़ी लासिता कहते हैं और दहिया रोग भी कहते हैं आम में जी। तो इसका प्रकोप होने की काफी संभावना है। इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई घुलनशील सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। 2% घुलनशील सल्फर का घोल बनाकर जो मंजरियां हैं या पौधे पर इसका छिड़काव करें तो उससे लाभ होगा। और इसके पश्चात भी अगर इस रोग के लक्षण बाग में दिखाई पड़ रहे हैं, सल्फर का प्रयोग किया है फिर भी दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक कवकनाशी है जिसको कैराथीन के नाम से जाना जाता है, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है डाइनोकैप, उसका भी एक छिड़काव कर सकते हैं। उसके लिए 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधे पर छिड़काव करें। और महत्वपूर्ण ये भी है कि इस बीमारी के लक्षण हमारे किसान भाई कैसे पहचाने कि ये पाउडरी मिल्ड्यू है, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सफ़ेद चूड़ जैसी परत मंजरियों पे, कोमल भागों पे, छोटे बने फलों पे या पत्तियों पर दिखाई पड़ती है, और यह एक काफी विनाशकारी रोग है। अगर इसका समय रहते रोकथाम नहीं किया जाता है तो ये पूरे बाग में फैल जाएगा और कभी कभी पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है जी। एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका। नाम बताइए। जी, योगेश जांगड़े जी। सवाल पूछिए अपना और अपनी जगह का नाम जरूर बताइए साथ में। तो मैं जरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं आप। सवाल पूछिए अपना। जी, अभी ओलावृष्टि से किस तरह से बचा सकते हैं? मतलब
अभी फूल लगने शुरू हो गए हैं। ओलावृष्टि से बचाव। हाँ, देखिए यह एक प्राकृतिक बात है। ओलावृष्टि से आप किसी अगर ओलावृष्टि हो रही है तो उससे जो नुकसान है वो आगे जा करके ना बढ़े, वो इतना ही किया जा सकता है। क्योंकि हमने भी देखा है कि आम के बागों में काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जहां मंजरियां पूरी निकल गई थी और काफ़ी तीव्रता से ओलावृष्टि हुई, वहां पर मंजरियां टूट गई हैं और टहनियों को, पौधे को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर अब आगे जा करके तापमान बढ़ता जाता है तो और मंजरियां निकलेंगी, क्योंकि यह अभी शुरुआती अवस्था है। तो इसमें आप आगे से ध्यान रखें, क्योंकि जो नमी बढ़ गई है आपके बाग में, उससे जो कीट पतंगों की या बीमारियों की है, अगर उसको आप समय रहते देख रेख कर लेंगे तो आने वाले दिनों में जो नुकसान आपको ओलावृष्टि से हुई है वो काफ़ी हद तक उसमें कंपनसेशन हो जाएगा और आपकी आने वाले दिनों में बाग से जो उपज है वो अच्छी मिलेगी। जी, तो ये थे हमारे कॉलर और बात कर रहे हैं आम में समसामयिक कार्य। और डॉक्टर साहब, जैसे कि अच्छे उत्पादन की जो है एक चाह सभी को रहती है, हमारे किसान भाइयों को अच्छे उत्पादन की चाह रहती है ताकि वो अच्छी आय भी अर्जित कर सके। लेकिन अभी जैसा कि तापमान में उतार चढ़ाव हमने अभी देखा, 1-2 दिन में तो काफ़ी बारिश भी हुई है, तो इससे जो होने वाली बीमारियां, और क्या हम इस वक्त कीटनाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं? दीपिका जी, हम इस सवाल का जवाब डॉक्टर साहब से जरूर चाहेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए और पहले उनका सवाल ले लें। जी, हेलो। हेलो जी, कार्यक्रम किसान की बात में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं और आपका सवाल क्या है? मेरा नाम शिवानी है, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। शिवानी, सवाल क्या है आपका? हमारा एक आम का पेड़ है जी, तो उस पर मोल आ गया है वो, और वो टाइट हो गया है और उस पर थोड़े थोड़े पत्ते आने लगे हैं, तो उस पर आम आएंगे? बहुत ही अच्छी बात शिवानी आपने बताई। ऐसा है कि वो गुच्छा रोग से ग्रसित मंजरी है जिसमें पत्तियां निकल रही हैं और वो एक पूरे गुच्छे के घने ठोस मंजरी के रूप में दिखाई पड़ रहा होगा। और आपकी जानकारी के लिए उसमें फल नहीं आएंगे। जहां तक संभव हो, इस प्रकार से जो गुच्छा रोग से ग्रसित मंजरियां हैं उनको आप जितनी जल्दी हो सके उसको पौधे से काट करके और खेत में फैलाएं नहीं, उसकी जगह आप कहीं गड्ढा खोद लें और उसमें जो भी इस प्रकार से इस रोग से ग्रसित है मंजरियां उनको दबा दें। चलिए, अगर गुच्छा रोग आए तो इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। और जैसा कि अभी दीपिका जी ने पूछा था कि तापमान में उतार चढ़ाव अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से किस तरह की बीमारियां जो है वो आम में देखा जा सकता है और उससे किस तरह हम बचाव कर सकते हैं। और साथ ही क्या इस वक्त कीटनाशकों का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं? जी, जहाँ तक बीमारियों का प्रश्न है और हम अगर उत्तर भारत की बात करते हैं तो 2 प्रमुख बीमारियां हैं जो इस मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव में के फलस्वरूप देखी जाती हैं। पहली है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसके बारे में अभी अभी हमने बताया था, और दूसरी बीमारी है श्याम बर्ड, जिसे एंथ्रेक्नोज के नाम से जाना जाता है। और इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि जो मंजरियां हैं या पत्तियां हैं या छोटे फल हैं, नई शाखाएं हैं, उन पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। और खासकर ये काले धब्बे जब मंजरियों पे आते हैं, मौर पे आते हैं, तो जहां पर ये काला धब्बा होता है वहां से मौर टूट जाती है और एक जलने जैसा लक्षण मंजरियों पे दिखाई पड़ता है। और इन मंजरियों पे किसी प्रकार की फलत नहीं होती, या जो फल लगे होते हैं वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और काफ़ी नुकसान होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई कार्बेंडाजिम नामक कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी 0.1% का घोल बनाकर 1 से 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पे अगर हमारे किसान भाई करते हैं तो एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी में काफ़ी लाभ होगा। अब जहाँ तक बात आती है कीटनाशी का प्रयोग, तो मैं एक बात अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगा कि जब भी फूल आता है या मंजरियाँ निकल रही हैं तो उस समय फल बनने की प्रक्रिया इस बात पर आधारित होती है कि उनमें परागण हो। परागण के लिए बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं, जैसे घरेलू मक्खियां हैं, हॉवर फ्लाइज हैं, मधुमक्खियां हैं। इनकी सहायता से ये लाभदायक कीट हैं जो कि आम में परागण का कार्य करते हैं। अगर इस मौसम में हम किसी भी कीटनाशी का प्रयोग करेंगे तो जो लाभदायक कीट हैं वो भी मर जाएंगे। तो उनके मरने से परागण की क्रिया प्रभावित होगी और फल बनने की जो प्रक्रिया है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो जहां तक संभव हो, फूल आते समय आप किसी भी कीटनाशी के प्रयोग से बचें।
जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे डॉक्टर साहब द्वारा दी गई। तो कार्यक्रम सुन रहे हैं आप किसान की बात, और विषय है आम में समसामयिक कार्य। और अगर आप कोई जिज्ञासा रखते हैं इस विषय से जुड़ी हुई, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 23421081 और 23421089, और दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और किसी वजह से अगर आपका कॉल नहीं लग रहा तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 53010 पर, लेकिन सबसे पहले GOLD गोल्ड टाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डॉक्टर मनीष, जैसा कि आपने बताया कि गुच्छा रोग होने के बाद हम उन मंजर को तोड़ लें जो उस रोग से ग्रसित है, उसको हम दबा दें मिट्टी में, लेकिन क्या हम पहले कुछ इस तरह का उपाय कर सकते हैं कि जो मंजर है उसमें गुच्छा रोग जैसी बीमारी आए ही नहीं? उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए एक संस्तुति है कि अक्टूबर के महीने में आम के बाग में नेफ्थलीन एस्टिक एसिड नामक एक रसायन होता है, हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है जी। उसके 200 ppm के घोल का छिड़काव करें। 200 ppm का घोल बनाने के लिए अगर 200 मिलीग्राम मात्रा को हम 1 लीटर पानी में घोलते हैं तो वो 200 ppm का घोल बन जाएगा। इसका छिड़काव अगर पेड़ पे करते हैं तो ऐसा पाया गया है कि गुच्छा रोग से जो ग्रसित मंजरियां निकलती हैं वो काफ़ी उनकी संख्या कम हो जाती हैं। और लेकिन अभी तक पूरे विश्व स्तर पे इस बीमारी का कोई एक कंप्लीट उपचार उपलब्ध नहीं हो पाया है। बहुत सारे अनुसंधान चल रहे हैं। तो एक ये उपाय हमारे किसान भाई कर सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो कि एक ऑक्सीन है उसके 200 ppm का छिड़काव करें। साथ ही साथ ये भी करें कि जो जाड़े के मौसम में या जनवरी फरवरी के जब तापमान काफी कम था, कभी कभी आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने में भी मंजरियां निकल जाती हैं, तो जो जल्दी निकलती हैं जब तापमान काफी कम होता है उन मंजरियों को तोड़ देने में ही भलाई होती है, क्योंकि उनके गुच्छा रोग से ग्रसित होने की संभावना ज्यादा होती है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी हेलो। हेलो, प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम जी, प्रणाम। नाम बताइए अपना। हम अकरम बोल रहा हूँ मुबारकपुर से, हमेशा करता रहता हूँ डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। ये है कि जैसे छोटा छोटा आम होते हैं तो वो हवा उबा में गिर जाते हैं, समझ गए जी। हाँ, तो हम लोग हमेशा जो है अपने पेड़ के नीचे खोदाई करके पानी डालते रहते हैं, तो क्या हमेशा डालना चाहिए नहीं, या जैसा कि ये मज्जर की टाइम में डालना चाहिए? हाँ देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है और ये समस्या देखी जाती है आम के बागों में कि फल गिरने लगते हैं। तो मैं बताऊंगा, देखिए आम के पेड़ों में जो फलत में है उनको जब मंजर आ रही है तब किसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, लेकिन जब फल आपके मटर के दाने के बराबर हो जाए, अगर हम खासकर उत्तर भारत की बात करें तो यह अवस्था लगभग 15 अप्रैल 20 अप्रैल के आसपास आती है। उसके बाद आपको निरंतर अपने पेड़ों की सिंचाई करते रहना है नियमित अंतराल पे। और सिंचाई का अंतराल कितना रखें ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जमीन कैसी है। अगर बलुई जमीन है तो आपको हफ्ते के अंतराल पे करना पड़ेगा, अगर थोड़ी भारी मिट्टी है तो आप 10 दिनों के अंतराल पे कर सकते हैं, लेकिन पर्याप्त नमी बनी रहे। अब बात आती है कि जो छोटे फल गिरते हैं उनसे बचाने के लिए आप क्या उपाय करें। तो इसके लिए एक पादप हार्मोन है, ऑक्सीन है, जिसको नेफ्थलीन एस्टिक एसिड कहते हैं, और इसकी 40 से 50 ppm की मात्रा यानी 40 से 50 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर आप छिड़काव करेंगे 1 से 2, जब फलों में विकास हो रहा है तो फल के रुकने की, पेड़ पे रुकने की ज़्यादा संभावना रहती है और गिरने की समस्या में काफ़ी लाभ होता है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा, जो शुरुआती दिनों में जब सरसों के दाने के बराबर आम का फल होता है, जो कि अभी आपकी मंजरियाँ निकल रही हैं उसमें दाने बनने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ही शुरुआती अवस्था में जो फल गिरते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। अगर आम की मंजरियों पे सारे फल बड़े हो जाएंगे तो पेड़ को काफी नुकसान पहुंचेगा। तो एक संतुलन प्रकृति बनाता है जिससे उतने ही फल हों जिनका पोषण पौधा अच्छी प्रकार से कर सके और वो अच्छे आकार के हों। तो अगर बड़े होकर के गिर रहे हैं तो उसमें आप ये पादप हार्मोन का प्रयोग करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब अभी इस वक्त जैसे कि हम नमी देख रहे हैं मौसम में, बारिश की वजह से काफ़ी हो गई है, तो इस वक्त सिंचाई करना कितना लाभदायक है?
देखिए अभी तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। जब पूरा ये मंजरियां निकलने की फुल ब्लूम जिसको कहते हैं कि आपकी फूल निकलने की प्रक्रिया खत्म हो गई, फिर उसी के साथ साथ आपके दाने बनने की या फल लगने की हो जाएगी, तो अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं तो आप अप्रैल के प्रथम पखवाड़े के सप्ताह जो प्रथम पखवाड़ा है उसमें शुरू कर सकते हैं। और इस बात का निर्धारण हमारे किसान भाइयों को स्वयं भी करना है कि जमीन में कितनी नमी है कि नहीं है। लेकिन अभी फूल आते समय किसी भी प्रकार की सिंचाई की या उर्वरक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। जी, तो अभी हमने बात करी मौसम की, मौसम में बन रही नमी की, तो फिर मौसम का हाल जान लेते हैं। आज का दिन का अधिकतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की उम्मीद है 14 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम रहेगी 70% और न्यूनतम जो है 30% रहने की संभावना है। और अगर वैज्ञानिक जो हमारे परामर्श देते हैं कृषि से जुड़े हुए, उनकी बात करें तो किसानों को सलाह है कि वे सभी फसलों व सब्जियों में सिंचाई ना करें क्योंकि फसलों में अभी पर्याप्त नमी है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आम तथा नींबू में पुष्पन की, तो इस दौरान सिंचाई ना करें जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। तो और इसके साथ साथ मिलीबग व हॉपर कीट की निगरानी भी करते रहें। और अगर बेल वाली सब्जियां और पछेती मटर में चूर्निल आसिता रोग के प्रकोप की संभावना अगर रहती है तो यह लक्षण दिखाई देने पर कार्बनडिज्म 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव अवश्य करें। तो ये था मौसम का हाल और कृषि परामर्श। अभी एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी सर। जी, अपना नाम बताइए और सवाल क्या है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मेरा नाम मोहम्मद फारूक है सर। जी। और सर मैं ये जानकारी चाहता हूँ सर, कोई आम का कोई ऐसा छोटा पौधा आता है जो मतलब कि छत पर लगा सकते हैं? जी, छत पे। हाँ, देखिए आम की एक किस्म है आम्रपाली जो बौनी किस्म कही जाती है। और उनको बहुत सारे जो आम के लगाने के शौकीन लोग हैं वो छत पर बड़े कंटेनर में लगाते हैं। तो इसकी संभावना है कि आप आम्रपाली जो कि बौनी किस्म है उसको छत पे लगाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान आपको आने वाले दिनों में रखना पड़ेगा कि उसमें नियमित तौर पे आप उसमें कटाई छटाई करके उनका आकार ऐसा मेंटेन रखें जिससे कि वो काफ़ी फैल ना जाए और आपके लिए परेशानी ना हो। तो ऐसा किया जा सकता है। आम्रपाली किस्म है बौनी जिसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। अक्सर मैंने डॉक्टर साहब देखा है कि ये जो आप किस्म जो बता रहे हैं आम्रपाली, ये पौधे सूख भी जाते हैं बहुत जल्दी। जी, ये केवल आम्रपाली की समस्या नहीं है, आम की जो भी किस्में हैं उनमें ऐसा देखा जा रहा है। और खासकर पिछले 1 दशक में अगर मैं कहूँ तो इस समस्या को काफ़ी उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान हैं। जो खासकर बड़े पौधे हैं, 20-25 साल के पुराने पौधे हैं, उनके बरसात के बाद उनमें सूखने की समस्या दिखाई पड़ती है। जी। तो सूखने के कई कारण हो सकते हैं। जो 2 प्रमुख कारण है उसमें पहला कारण है एक तना छेदक होता है। और अगर बाग की अच्छी से आपने प्रबंधन नहीं किया है तो इस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो तने में छेद करके अंदर की लकड़ी को खाता है। और जब लकड़ी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है अंदर, तो ऊपर से पौधा सूखने लगता है। दूसरा कारण होता है कि जड़ों में एक कवक लगती है जो महीन जड़ें हैं जो जमीन से पानी और पोषण को ग्रहण करती हैं, वो सड़ जाती हैं और उससे ऊपर से पौधा सूखने लगता है। तो इन दोनों की रोकथाम आपको करनी है। जो तना छेदक है उसकी रोकथाम के लिए उन जगहों को चिन्हित करें। चिन्हित करना बड़ा ही आसान है। जहां पर भी ये तना छेदक मुख्य शाखा में प्रवेश करता है वहां से बुरादा जैसा निकल रहा होगा या गोंद जैसा निकल रहा होगा, वहां की छाल फट रही होगी। ऐसी जगहों को चिन्हित करके उनको साफ कर ले और उस छेद में आप पेट्रोल या केरोसिन या किसी भी सिस्टमिक जो कीटनाशी है उनको छोटी पिचकारी जैसी आप या इंजेक्शन से अंदर डालें या रुई में भिगो करके उस छेद में डाल करके। सबसे महत्वपूर्ण है कि उस छेद को बंद करना है दवा डालने के बाद, जिससे दवा की जो गैस है वो अंदर अंदर रहे और कीट को मार दे। दूसरी बात आती है जड़ों में जो कवक है, तो उसकी रोकथाम के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 30 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों के थालों में सिंचाई करें और इस काम को आप 15 दिनों बाद दोहरा दें।
साथ ही साथ जो सूखे भाग हैं पेड़ के उनको काटने की व्यवस्था करनी चाहिए, और जो कटे भाग हैं उन पर बोर्डो पेस्ट का लेप लगा दें, जिससे और कोई बीमारी उस पर ना फैले। अगर आप ये सारे कार्य करते हैं और पौधों का पोषण प्रबंधन भी ध्यान रखते हैं तो सूखने की समस्या में काफी लाभ होगा जी। तो हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से आप आम के पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। और फिलहाल एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, कार्यक्रम किसान की बात में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका और सवाल क्या है? गाजियाबाद से हम बोल रहे, लुकमान हमारा नाम है। हमारा निवेदन डॉक्टर साहब से ये है कि हमें सलाह ये लेनी थी, क्या बागों की दवाई में क्या हम नीम के पत्तों की दवाई बना के इस्तेमाल कर लें, जिसको कहते हैं क्या हर कीड़े की दवा है, नीम के पत्तों की दवा जो किसान बनाता है अपने, या दूसरी दवा जो है वो दही के पानी से ये दवाई बनाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, सारे कीड़े पड़ते हैं। तो क्या ये बागों में सक्सेस हो जाएगा? देखिए लुकमान साहब, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, नीम की बात जो आपने कही वो काफ़ी हद तक संभव है, क्योंकि हम कहते भी हैं कि अगर पर्यावरण फ्रेंडली, मतलब इको फ्रेंडली अगर हमें अप्रोच लगाना है या हमें ऐसा करना है जिसमें कीटनाशियों का, रसायनों का प्रयोग कम करना है ऑर्गेनिक खेती के लिए, तो उसमें नीम की जो उत्पाद हैं उनका हम प्रयोग कीटों की रोकथाम के लिए करते हैं। लेकिन आपने नीम की पत्तियों से किस प्रकार से उसको बनाया है, ये इस बात को बहुत निर्भर करेगा कि क्या वह कीटों के प्रति प्रभावी होगा कि नहीं होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि कीटों की रोकथाम के लिए नीम के बहुत सारे उत्पाद, निम्बिसिडीन, नीम ऑयल, जो कि ऑलरेडी बाजार में सस्ते में उपलब्ध है, आप उनका सीधे प्रयोग करें, क्योंकि उसमें आपको ये पता होगा कि नीम का कितना प्रतिशत मात्रा है, और उसी अनुसार आप उसका घोल बनाकर वो कर सकते हैं। जहां तक दही से बने हुई बात है, मेरी जानकारी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना मैंने कभी जाना कि दही से निकाल करके किसी कीट को रोका जा सकता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता है कि जो हम रसायन प्रयोग में ला रहे हैं उसमें वह क्या चीज है जो कि कीटों को रोक रही है, तब तक उस रसायन की प्रयोग की संस्तुति मैं नहीं कर सकता। चलिए, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारा आज का विषय है आम में समसामयिक कार्य। और अब वक्त हो चला है बाजार भाव का, जो हमें आजादपुर फल और सब्जी मंडी से मिला है। तो आपको बता दें कि अभी चीकू की बात करें तो वो 20 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है, जबकि अंगूर 50 रुपए प्रति किलो की दर से है। जबकि फलों की बात करें तो आलू 13 रुपए प्रति किलो और करेला 40 रुपए प्रति किलो की दर से अभी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि दही की कोई जानकारी नहीं है आपके पास। हो सकता है ये कोई पुराना नुस्खा हो, लोग हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा रही है खेती की जी। तो ये आपने अच्छी जानकारी दी, और नीम की जो जानकारी दी वो भी बहुत शानदार जानकारी थी। आजकल यहाँ हमेशा से ही आम में जो पत्तियां सूखने लगती है, ऐसा लगता है जैसे दूर से देखने पर कि वो पत्तियां सूखने लग गई हैं। ये समस्या बहुत हद तक पौधों को प्रभावित करती है, तो इसका बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, जहां तक आम में पत्तियों के सूखने की बात है, या आपने कहा कि दूर से हमें दिखने लगता है कि लाल लाल पत्तियों में किनारे पर जलन जैसी हो रही है, जैसे वो जल बिल्कुल। इसका सबसे प्रमुख कारण होता है, अगर जमीन में, मिट्टी में नमक है या पानी जिससे आप सिंचाई कर रहे हैं वह साल्टी है, उसमें नमक है, तो इस प्रकार के लक्षण होते हैं। या क्लोराइड की टॉक्सिसिटी, या क्लोराइड जो एक आयन है, एक एलिमेंट है, उसकी अधिकता हो जाने पर पौधों पर ये लक्षण होते हैं। और जब इसकी अधिकता होती है तो पोटेशियम की मात्रा घट जाती है। तो ये आप कह सकते हैं पोटेशियम की कमी के लक्षण है या क्लोराइड की अधिकता के लक्षण है। इसकी रोकथाम के लिए आप जैसे हमारे किसान भाई जब उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उसमें पोटेशियम क्लोराइड करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश जिसको कहते हैं, तो उसमें क्लोराइड होता है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आपकी जमीन, जो बाग है उसकी जमीन में नमक की मात्रा अधिक है, तो आप पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश की जगह पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करें, जिससे इसमें काफी बचाव होगा। दूसरी बात, जो पत्तियां गिर गई हैं उनको जमीन में सड़ने ना दें, क्योंकि वह पुनः रिसाइकिल होकर के जमीन में फिर से क्लोराइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ आप पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव भी नई पत्तियों पे कर सकते हैं, इन लक्षण से, अगर ये लक्षण आपके बाग में दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो नई पत्तियां हैं उनमें 2 से 3% पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव जब नई पत्तियां निकल रही हो उन पर करने से ये जो जलने की या पत्तियों में जलने की जो समस्या की बात हम कर रहे हैं उसमें काफी लाभ होता है। जी, भारत के अधिकतर प्रदेशों में आम की बागवानी की जाती है और
अलग अलग प्रदेशों में जो आम की पैदावार जो होती है उसकी अपनी एक अलग किस्म होती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि सबसे बेहतर किस्में कौन सी हैं हमारे भारत देश में मिलने वाली? देखिए, भारत देश की बात करें और आम की बात करें तो इनका बड़ा अटूट संबंध है और पुरातन काल से ही आम लोगों का सबसे पसंदीदा फल रहा है। इसीलिए इसे आम कहा जाता है क्योंकि ये आम लोगों में बड़ा ही प्रचलित है, हर एक व्यक्ति को। जहाँ तक किस्मों की बात है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी किस्में हैं। अगर हम उत्तर भारत की कहें तो वहाँ दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, बम्बैया ये है। और अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, पश्चिमी भारत की बात करें तो वहाँ पर है हाफूस है, जिसको बादामी नाम से भी जानते हैं, या अल्फांसो है। यह एक ही बहुत ही विशिष्ट किस्म है जो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और इसका सबसे खास बात है इसकी जो खुशबू है, जो महक है इस आम की, वह निराली है। और अगर हम इसके गूदे को निकाल करके प्रोसेसिंग भी करते हैं तब भी वह जो महक है, जो एरोमा है, वो परसिस्ट करता है, रह जाता है। तो ये खासियत और किसी आम में दुनिया में नहीं है। अगर हम प्रोसेस करते हैं दूसरे आम के फलों के पल्प को तो वो जो उसकी महक है वो चली जाती है, लेकिन अल्फांसो जो किस्म है उसमें ये नहीं जाती। इसको मेरी समझ में, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी चाहत होती है। जो आदमी मलिहाबाद के लोग हैं उनको दशहरी ज़्यादा पसंद होगा, जो ईस्टर्न के होंगे उनको मालदा पसंद होगा, लेकिन मेरी बात जहाँ तक है तो उस हिसाब से अल्फांसो विश्व की सबसे बढ़िया किस्म है। जी, अपना अपना टेस्ट है जिसको जो पसंद है। तो डॉक्टर साहब चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि अगर इस वक्त कोई आम का बाग अगर लगाना चाहता है तो फिर उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय आम का बाग लगाया जा सकता है, बस एक ही शर्त है कि उस जगह पे जहां बाग लग रहा है वहां पानी का स्रोत होना चाहिए जी। क्योंकि आने वाले दिनों में काफी गर्मी पड़ सकती है और छोटे पौधों को काफी नुकसान होता है। अगर पानी की सुविधा नहीं है तो बाग इस मौसम में ना लगाएं, इंतजार करें जब जुलाई अगस्त में मानसून का महीना आएगा तब लगाएं। और अगर आपके पास पानी की पर्याप्त सुविधा है तो आप इस समय बाग लगा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी आम के समसामयिक कार्य विषय पर। और अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ा कोई प्रश्न जानना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा रखते हैं या फिर कोई भी प्रतिक्रिया अपनी आप देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001 और हमारा ईमेल आईडी है kkbongold@gmail.com। और कल का जो विषय है हम उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। कल हमारा विषय होगा सौर ऊर्जा का कृषि में उपयोग और हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर PK शाहू। तो ये था आज का कार्यक्रम और विषय था आम में समसामयिक कार्य। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। धन्यवाद जी, नमस्कार। और अब वक्त आ गया हम अपने दर्शकों से भी माफ कीजिएगा, श्रोताओं से भी इजाजत लें। जी बिल्कुल, नमस्कार। नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको हैं चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा